नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। किसानों को मिली प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की सौगात। प्रदेश में कामधेनु परियोजना से हो रहा मुनाफा। टपक सिंचाई अपना रहे किसान। किसानों के लिए अनुदान पर उपलब्ध हैं सोलर पंप। कृषि उत्पादों के लिए होगा एक राष्ट्रीय साझा बाजार विकसित। और कृषि विविधीकरण अपना कर पाएं दोहरा लाभ। अब कृषि समाचार विस्तार से। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सौगात अब जल्द ही मिलेगी। हर खेत तक पानी पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। प्रधानमंत्री ने खेती की इस महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना को गति देने के लिए इसमें मनरेगा का सहयोग लेने के लिए कहा है। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने को लेकर नदी जोड़ो परियोजना की पहचान करने और उन पर काम शुरू करने का प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले साल मनरेगा ने सिंचाई के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में अधिकतर कार्य जल संरक्षण को लेकर किए गए हैं। मनरेगा के साथ सिंचाई व्यवस्था को जोड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने इस संबंध में नतीजों की गहरी निगरानी करने पर भी जोर दिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। ऐसी ही एक परियोजना है कामधेनु डेयरी परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में रिकॉर्ड दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध विकास एवं पशुधन विकास विभाग को अपने काम में सक्रियता लाने के निर्देश दिए हैं। शासन की सक्रियता से प्रदेश में अब तक 100 गाय भैंसों की 57 कामधेनु डेयरियां और 50 गाय भैंसों के लिए 113 मिनी कामधेनु डेयरियां विकसित की जा चुकी हैं। शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार इन स्थापित कामधेनु डेयरियों से प्रतिदिन कुल 62,000 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें से 57 कामधेनु डेयरियों से प्रतिदिन 36,000 लीटर दूध तथा 113 मिनी कामधेनु डेयरियों से प्रतिदिन 26,000 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। कामधेनु डेयरियों में कुल 2,990 दुधारू पशु हैं और मिनी कामधेनु डेयरियों में 2,146 दुधारू पशु लाभार्थियों द्वारा क्रय किए गए हैं। राज्य सरकार ने पीसीडीएफ के नियंत्रण में संचालित की जा रही सहकारी दुग्ध समितियों के केंद्र प्रभारियों तथा सहकारी दुग्ध संघों के जिला प्रबंधकों एवं दुग्ध विकास अधिकारियों को किसानों एवं पशुपालकों से अधिक दुग्ध का उपार्जन करने तथा दुग्ध उत्पादकों को समितियों को बेचे गए दूध के मूल्य का भुगतान शीघ्र करने के सख्त निर्देश दिए हैं। दुग्ध समितियों के अधिकारियों और कर्मियों को अब क्षेत्र के सभी ग्रामों में पशुपालकों यानी दुग्ध उत्पादकों से संपर्क करके उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले दुग्ध को उनके द्वार पर जाकर खरीदना होगा और सहकारी दुग्ध समितियों को दुग्ध के उपार्जन में वृद्धि करनी होगी। इसकी शासन स्तर पर गहन समीक्षा की जाएगी। जिले के कई गांवों में कई किसान खेती में सिंचाई के लिए टपक सिंचाई जैसी नवीन पद्धति को अपना रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी लागत घट रही है बल्कि मुनाफा भी बढ़ रहा है। प्राकृतिक पानी का 70% उपयोग कृषि के लिए होता है। टपक तकनीक की मदद से सिंचाई के दौरान पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। बाराबंकी जिला मुख्यालय के पश्चिम में मलूकपुर गांव समेत अन्य गांवों के कई किसान ड्रिप सिंचाई विधि से खेती कर रहे हैं। ड्रिप प्रणाली या टपक सिंचाई प्रणाली में सीधे पौधे की जड़ के पास ड्रिप लगाकर बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ ड्रिप सिंचाई तकनीक की विधि से रसायन और उर्वरकों का अच्छा उपयोग करते हुए खरपतवारों की बढ़ोतरी में कमी की जा सकती है। कृषि विभाग किसानों को 75% अनुदान पर सोलर पंप की सुविधा दे रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 में 19 जनपदों में 900 सोलर पंप सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2014-15 में 5,000 सोलर पंप लगाने की योजना पर काम जारी है। इसमें कृषि एवं उत्तर प्रदेश नेडा संयुक्त रूप से सभी जनपदों में योजना चला रहे हैं। योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगवाने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाना पड़ता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 7,400 ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं।
इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय साझा बाजार विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर रही है। इसका उद्देश्य कृषि मंडी समिति कानून में बदलाव के साथ कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार करना है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक सरकार कृषि उत्पादों के पूरी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि पूरा देश इनके लिए एक साझा बाजार बन जाए। कृषि उत्पादन और विपणन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और हर राज्य की कृषि मंडी के अलग अलग नियम कानून हैं। कृषि मंत्रालय सभी राज्यों की राज्य सरकारों के साथ कृषि विपणन व्यवस्था में सुधारों के मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय इसके लिए 4 समूहों में राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहा है। छोटे और सीमांत किसान कृषि पर आधारित ऐसे व्यवसाय अपना सकते हैं जिनमें उन्हें कम खर्च करना पड़े। किसान भाई किसी छोटे से तालाब में मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, इसके अलावा गाय, भैंस और बकरियां रखकर दूध का काम कर सकते हैं। इस प्रकार एक साथ कई कृषि आधारित कामों को कृषि विविधीकरण के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, अकेले मछली पालन या किसी व्यवसाय में अधिक पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन कृषि विविधीकरण की यह उपयोगिता है कि पशु पक्षियों की बेकार बीट जैसी दूसरी बेकार चीजों को सीधे तालाबों में डाला जा सकता है। इन पदार्थों को मछलियां आहार के रूप में खाती हैं। इस प्रकार मछली पालन में मछलियों के आहार पर बिना कुछ खर्च किए ही उनका काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। मछली पालन के साथ मुर्गी, बतख, शूकर, गाय, भैंस, बकरी आदि का पालन करके और कुछ फसलें और सब्जियां उगाकर किसान भाई दोहरा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में 1475 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1490 रुपए, रामपुर की मंडी में 1430 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 1460 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो इलाहाबाद की मंडी में 1985 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1935 रुपए, रामपुर की मंडी में 1990 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 2010 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में 3370 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 3295 रुपए, रामपुर की मंडी में 3250 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 3230 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो इलाहाबाद की मंडी में 535 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 510 रुपए, रामपुर की मंडी में 565 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिरी में एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। इलाहाबाद की मंडी में 1050 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1105 रुपए, रामपुर की मंडी में 1075 रुपए और सुल्तानपुर की मंडी में 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि में पशुओं का अहम योगदान है और इन पशुओं पर अगर कोई रोग लग जाता है, किसी भी तरीके से बीमारी हो जाती है तो हमको क्षति बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्षति ना हो, इसीलिए टीकाकरण करना क्यों आवश्यक है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर राम शब्द, पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय मलियाबाद, लखनऊ। डॉक्टर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि आज का विषय है कि पशुओं में टीकाकरण आवश्यक क्यों है, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय है जी कि हमारे किसान भाइयों को चाहे पशुओं में हो चाहे आदमियों में हो, और चूंकि पशु की बात होती है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जीवाणु से होती है, विषाणु से होती हैं, और जो विषाणु से बीमारी होती है उसमें 100% बीमारियां ऐसी हैं कि जिसको लाइलाज हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है और सिर्फ लाक्षणिक इलाज किया जाता है। और ऐसी बीमारियों का लाक्षणिक इलाज करने से धन का व्यय भी बहुत अधिक होता है, जानवरों को बचाया नहीं जा सकता है और जानवर असमय से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं विषाणुओं से जो बीमारी होगी उसमें क्षति निश्चित तौर पर तय है, इसलिए टीकाकरण कराना बहुत ही आवश्यक है। और डॉक्टर साहब, जब इतना आवश्यक है तो हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन पशुओं में टीकाकरण कराया जाता है। जो जानवर हैं हमारे बीच में, हमारे किसान भाई जो पालते हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी हैं और सुअर है, इस तरह के जानवर हैं, मुर्गा हैं, तो इन सभी में टीकाकरण की व्यवस्था है और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका टीकाकरण होता है और जिससे पशुओं को समय से टीकाकरण करके बचाया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं छोटे पशु भी हैं, बड़े पशु भी हैं। तो डॉक्टर साहब, जो बड़े पशु हैं, क्योंकि खेतों में किसानी रूप में ज्यादातर वही उन्हीं का प्रयोग होता है, जैसे कि अपने गाय हो गई, भैंस हो गई, तो इनमें कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं जिसमें टीकाकरण की प्रक्रिया की जाती है? देखिए, हमारे जो बड़े पशु हैं, बड़े पशुओं में गाय, भैंस, भेड़ बकरियां हैं, इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी होती है, जैसा कि हमें किसान भाई हमेशा जानते हैं, गला घोंटू एक बीमारी होती है जिससे बहुत चिरपरिचित हमारा किसान है। इस बीमारी में जानवरों को तेज बुखार होता है और गले या गर्दन के पास सूजन भी आ जाती है, जीभ बाहर आ जाती है और पशु जो है घर घर की आवाज़ गले से करने लगता है और 4 से लेकर 6 घंटे के अंतर्गत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए चूंकि इसमें टीकाकरण की व्यवस्था है
और इसमें हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि समय से टीकाकरण करवा लें। और इसमें यह है कि बहुत बड़ी चीज़ यह है कि मानसून के पहले से भी टीकाकरण करना चाहिए। अप्रैल से लेकर के जून तक टीकाकरण कराया जाता है जानवरों को, टीकाकरण करा लेना चाहिए। डॉक्टर, क्या सभी प्रकार के जानवरों का टीकाकरण अप्रैल से लेकर जून तक कराना चाहिए? क्योंकि जानवर को छोटे भी हैं, उनके लिए जो वातावरण है, जो अनुकूलता है, वो ठीक है कि नहीं ठीक है? तो क्या सभी के लिए जो एक निश्चित समय वो यही है? नहीं, अलग अलग बीमारियां हैं, उनके अलग अलग शेड्यूल हैं और उस हिसाब से वैक्सीनेशन का शेड्यूल अडॉप्ट किया जाता है। जैसे गला घोटू हमने बताया मानसून के पहले, और खुरपका मुफका एक बीमारी होती है जो वर्ष में कभी भी लगाई जा सकती है। मुख्यतः गाय और भैंसों में होती है। जी, गाय भैंसों में होती है। और ये मैं बता दूं कि खुरपका मुफका एक ऐसी बीमारी है जो हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और कंटेजियस बीमारी है, मतलब छुआ-छूत से फैलती है और संक्रामक बीमारी है। और मुख्यतः जो है यह गाय भैंस भेड़ बकरी में होती है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि गाय प्रजाति के जानवरों में ज्यादा होती है। उसी तरीके से गलाघोंटू बीमारी होती है, वो जो है जो भैंस प्रजाति के जानवर होते हैं उनमें ज्यादा होती है। तो इसका भी जो खुरपका मुफका का टीकाकरण होता है, जिसका शेड्यूल जो है टीकाकरण का कि 3 माह की उम्र पर होना चाहिए, और दूसरा बूस्टर डोज पुनः 3 माह के बाद लगना चाहिए, और इसके बाद 6 महीने बाद टीकाकरण रिपीट करते रहते हैं। 6 महीने पर रिपीट, मतलब 6 महीने बाद इसको रिपीट करने, मतलब दोहराने की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? क्या कुछ ऐसा है कि 6 महीने तक ही ये जो इसका असर रहता है, या कुछ और जी ये बात है कि देखिए हर वैक्सीन का अपना एक होता है इम्यूनिटी टाइम होता है, जिसको प्रतिरक्षा समय होता है। मतलब प्रतिरक्षा समय 6 महीने का। खुरपका मुफका का है 6 महीने का टाइम होता है, गला घोंटू का 6 महीने का टाइम होता है। तो दोबारा उस शरीर में पुनः जो है वैक्सीन डाली जाती है जानवरों की, ताकि फिर उसको अंदर इम्यूनिटी हो जाए और बीमारी से सुरक्षा होती रहे। ये तो बात हो गई गाय और भैंस की, और जो आपने बात में ही की थी कि बकरियों और भेड़ों की भी बात की थी, तो उनमें कौन से प्रमुख रोग हैं? देखिए कि हमारे जो किसान भाई बकरी रखते हैं, भेड़ रखते हैं, उसमें एक प्रमुख बीमारी जो है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है किसान भाइयों को, PPR बीमारी है। और उसमें जो है तेज दस्त आता है, तेज बुखार आता है, और इस जो ये जीभ में और मसूड़ों में छाले पड़ जाते हैं, और बकरियों को डिहाइड्रेशन की वजह से और बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इसका चूंकि बहुत ही कोई कारगर इलाज नहीं है, और इसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि PPR का टीका लगवा लें। वो PPR टीका उपलब्ध रहता है। टीका लगाने से 1 साल की प्रतिरक्षा इसको मिलती है जानवरों में, पुनः दोबारा टीका 1 साल बाद ही लगता है। डॉक्टर साहब, इनमें तो प्रतिरक्षा का आपने समय बताया कि 1 साल बाद 12 महीने बाद लगा सकते हैं, लेकिन ये किस उम्र में लगता है? क्योंकि आपने शुरुआती दौर में कहा था कि अलग अलग पशुओं में, अलग अलग जानवरों में अलग अलग समय पर लगता है, तो इसमें कब लगाया जाता है? नहीं, इसको जो है 6 माह की उम्र पे ही लगता है ज्यादातर अमूमन, लेकिन है कि यदि हेल्दी है का बच्चा हेल्दी है तो 3 महीने पर भी लगा सकते हैं। जो है मतलब बच्चे के भार के अनुसार उसकी जो है स्वस्थता को देखते हुए टीकाकरण का समय थोड़ा सा आगे पीछे भी किया जा सकता है। इस तरीके से भेड़ों में एक इंट्रोटॉक्सीमिया बीमारी होती है, उसका भी टीका उपलब्ध रहता है। उसकी भी 1 साल की इम्यूनिटी होती है, 3 से लेकर के 6 महीने की उम्र में लगाते हैं। और तीसरी बीमारी है जो भेड़ बकरियों में होती है, सीप पॉक्स बोलते हैं, उसका भी चूंकि भी वायरल बीमारी है, विषाणु से होती है, इसका भी टीका उपलब्ध रहता है। इसका भी टीकाकरण करके बचाया जा सकता है। मतलब सी पॉक्स भी इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है किसान भाइयों, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि विषाणुओं से होती है, और पहले डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि अगर विषाणु से बीमारी है तो आपके जानवर की बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो बीमारी विषाणु से होती है उसमें तो आप किसी भी तरीके से लापरवाही मत करिए, टीकाकरण करवाइए ही करवाइए। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल रहे। दिन का अधिकतम तापमान 33 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 से 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7:21 पर सापेक्षिक आर्द्रता 53 से 88 और दोपहर बाद अपराह्न 2:21 पर 37 से 63% दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 7.7 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा और वाष्पीकरण की औसत दर 9.1 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न तथा अपराह्न को हवा भिन्न भिन्न दिशाओं से चलती रही।
वर्तमान मौसम और मानसून के सामान से 12% कम रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि जहां पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था है, उन क्षेत्रों में धान, मक्का, सब्जियां इत्यादि की फसल समय से ली जा सकती हैं। जहां सिंचाई सीमित मात्रा में उपलब्ध है, वहां धान के स्थान पर मक्का, बाजरा, दलहनी, तिलहनी व बेल वाली सब्जियों जैसे लौकी, तोरई, टिंडा, ग्वार, लोबिया इत्यादि फसलें ली जा सकती हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली, अरहर, सूरजमुखी और सब्जियों में टिंडा, ग्वारफली इत्यादि ले सकते हैं। मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों तथा अन्य फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। सिंचाई सुबह और शाम करें। जिन किसान भाइयों के पास पानी की समुचित व्यवस्था है, वे धान की नर्सरी तैयार करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई करने हेतु लगभग 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पौध तैयार करना पर्याप्त होता है। नर्सरी के क्षेत्र को 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा सुविधानुसार लंबी क्यारियों में बांटें। पौधशाला में बुआई से पूर्व बीजोपचार के लिए 5 किलोग्राम बीज के लिए बाविस्टिन 10 से 12 ग्राम और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी के हिसाब से व्यवस्था करें। जिन किसान भाइयों की धान की पौधशाला लग गई हों, वे ब्लास्ट तथा भूरा धब्बा रोग के लिए पौधशाला की निगरानी करते रहें तथा लक्षण पाए जाने पर कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यह समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई ये प्रयास करें कि ये कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचा सकें। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए 40% छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को कैप्टान या थीरम 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचार के बाद पौधशाला में बुवाई करें। अरहर की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसान भाइयों को ये सलाह है कि वे बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जीवाणुओं और फफूंद के टीकों से अवश्य उपचार कर लें। इस उपचार से फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाएं और जहां संभव हो अपने खेत को समतल करवाएं। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने खेतों में मेड़ों को मजबूत बनाने का कार्य करें। इस मौसम में किसान ग्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया, भिंडी, सेम, पालक, चौलाई आदि फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वे वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।